नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, बाउंड्री वाल से टकराने की खबर। आसमान में धुएं का दिखा गुबार। एयर इंडिया विमान में 242 से यात्री थे सवार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से की बात। सीएम भूपेंद्र पटेल से हादसे की ली जानकारी। राजा रघुवंशी मर्डर केस, आज आरोपियों का आमना सामना करा सकती है पुलिस। डीजीपी बोली, मंगलसूत्र अंगूठी से मिला सुराग, केस सुलझाने में मदद मिली। भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव। अगले हफ्ते की कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,154 के पार। 77 मौतें। एक हफ्ते में 30 लोगों की गई जान। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर क्वारंटीन होने की सलाह। देश में राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म, पारा 48 के पार। यूपी बिहार में लू से 5 की मौत। एमपी के 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया। हादसा इतना भयावह था कि कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन यह हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त विमान में करीब 242 लोग सवार थे। इस बीच अब विमान हादसे को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आ गई है, जिसमें सबसे अहम यह है कि विमान के पायलट की ओर से क्रैश से ठीक पहले करीबी एटीएस को सिग्नल खतरे का भेजा गया था, जिसके कुछ पलों के बाद ही विमान क्रैश हो गया, जो अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट 171 लंदन जा रही थी। विमान ने 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के फौरन बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया। एयर इंडिया का विमान 1:40 पर क्रैश हो गया। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा, जिससे इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त विमान अतुल्य हॉस्टल के चारों इमारतों से टकराया उस वक्त हॉस्टल में कई लोग मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 वयस्क, 2 बच्चे, 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाल के नागरिक सवार थे। एयरक्राफ्ट 171 को कैप्टन सुमित साभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित साभरवाल को 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जबकि क्लाइव का अनुभव 1,100 फ्लाइट आवर का था। क्रैश के फौरन बाद एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम को सक्रिय कर दिया गया। घटनास्थल से दूर तक धुएं के घने बादल देखे जा सकते थे। यात्रियों से भरा विमान मेघानी नगर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा चुका है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। हर तरफ बिखरी लाशें, मलबे का ढेर और राख ही राख। हादसे की भयावहता को बयान करने के लिए काफी है। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आई है। फ्लाइट में सवार यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी नाम है। यात्रियों की सूची में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है। उनका सीट नंबर 2D दर्ज है। भयावह हादसे से दुखी एयर इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट को ब्लैक डीपी में बदल दिया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद हर तरफ गम का माहौल है। हादसे के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी सांसद पीयूष गोयल, किरण रिजिजू समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। था मैंने देखा कि एक
दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न जाए। दुनिया भर में हवाई यात्रा को बेहद सुरक्षित और सुगम्य साधन माना जाता है। रेलगाड़ियों में भीड़-भाड़ और अधिक समय लगने से यात्रियों का एक बड़ा वर्ग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देता है। लेकिन इस तरह के जब हादसे होते हैं तो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या वाकई हवाई सफर सुरक्षित है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसी हादसे में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में सुनकर लोग चौंक रहे हैं। दरअसल इतने बड़े हादसे में प्लेन के 11A पर एक जीवित शख्स मिला। सीट नंबर 11A का व्यक्ति जीवित मिला जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है। वह खुद चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचे। अहमदाबाद पुलिस ने इस चमत्कार की पुष्टि खुद की है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा कि पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित शख्स मिला। शख्स का इलाज चल रहा है। रमेश विश्वास कुमार के मुताबिक हादसे के बाद जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग की लपटें थीं। मुझे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं जीवित हूँ। ये किसी करिश्मे से कम नहीं। आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का प्लेन एयर इंडिया 171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। तो चरखी दादरी में हवा से टकराए प्लेन। और आपको बता दें ये हादसा जो देश के भीतर इससे पहले हुए हैं। कुल 349 लोगों की मौत हुई जिसमें दोनों विमान के सभी यात्री और चालक दल शामिल थे। ये हादसा दूसरा हादसा 17 जुलाई 2000 को हुआ जिसमें रिहायशी इलाके में विमान गिरा था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर में गुरुवार दोपहर भीषण विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया विमान संख्या AI 171 उड़ान भरने के तत्काल बाद क्रैश हो गया। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एयर इंडिया ने बताया कि इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कनाडाई नागरिक सफर कर रहा था। इसी विमान में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी सवार थे जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व CM और राज्यसभा सांसद रहे विजय रूपाणी का 68 साल की आयु में निधन हो गया। वर्ष 2016 से 2021 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे रूपाणी का सियासी करियर काफ़ी लंबा रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रूपाणी के चेहरे पर लड़ा और जीत दर्ज कर एक बार फिर से सत्ता में वापसी की। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद विजय रूपाणी ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये वो तस्वीरें हैं जब एयर इंडिया में वो सवारी कर रहे थे। इस दौरान विजय रूपाणी के सामने एक महिला बैठी हुई थी
उसने एक सेल्फी ली और अपने परिवार को ये सेल्फी भेजी थी, जिसमें विजय रूपाणी की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो ये वो आखिरी तस्वीर थी विजय रूपाणी की एयर इंडिया के प्लेन की। तो देश के बाद में हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे। रेवाड़ी से हम खबर, जहां हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार पर पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में संगठन बनाने में कांग्रेस सफल नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कैसे होता है कांग्रेस का संगठन विस्तार। पूर्व मंत्री ने मोदी सरकार की 11 सालों को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन पर काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है मोदी सरकार और नायब सरकार। नायब सरकार में युवाओं को बिना पर्चे बिना खर्चे के रोजगार मिल रहा है। नायब सरकार में प्रदेश में हुए विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। हर गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में ऑनलाइन प्रणाली में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। केंद्र सरकार की 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के लघु सचिवालय में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर बनवारी लाल। छवि हो जाएगी। मोदी जी के तो 11 साल हैं, संकल्प से सिद्धि की ओर विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। आज हमने यहाँ ये प्रदर्शनी के माध्यम से, जिसमें अलग अलग आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं है, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उन सभी का उल्लेख आज यहाँ अपने डीसी ऑफिस कार्यालय में प्रदर्शनी के रूप में आप देख रहे हैं। सिद्धि के जिस प्रोग्राम में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर चल रहे हार्ट सेंटर में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच में सामने आया कि डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा द्वारा पेश किए गए सभी शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी हैं। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर सहित मेडिट्रीना हॉस्पिटल से जुड़े अन्य अधिकारियों, सीएमडी डॉक्टर एन प्रताप कुमार, एचआर हेड दिलीप नायर, सेंटर हेड व फाइनेंस मैनेजर पीयूष श्रीवास्तव, अजय शर्मा और मानदीप के खिलाफ आईपीसी की 7 धाराओं में मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि अस्पताल की 3री मंजिल पर हार्ट सेंटर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद नगर निगम मेयर प्रवीण जोशी ने मानसून से पहले जलभराव की समस्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम ने बादलों को भी कह दिया है कि जमकर बरसें, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। मेयर जोशी ने बताया कि शहर भर के बरसाती नालों की सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है, जो मानसून आने से पहले पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे जल निकासी में कोई बाधा ना आए। पिछली बारिश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पहले 2-2 दिन तक पानी भरा रहता था, वहां इस बार सिर्फ 2 घंटे में जल निकासी कर दी गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार फरीदाबाद की जनता को जलभराव से राहत मिलेगी। पहले तो पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। अब की बार भद्रा को हमने बोला खूब बरसे, जम के बरसे, हमारी तैयारी पूरी है। आप खुद पत्रकार हैं तो आप शहर में एक कोने में घूमते हैं, मालूम है आपको हर जगह सफाइयाँ चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, जहाँ इंक्रोचमेंट है वो हटाया जा रहा है। स्पेशली जिनके कारण वाटर लॉगिंग होती थी
जहां 2-2 दिन तक पानी का ठहराव था, NHPC अंडरपास है, चामुड़ का है आपका, जहां की 3-3 दिन तक पानी नहीं हटता था। अभी भरी बारिश में भी जितनी बार भी अब तक बारिश हुई है, 2 घंटे में पानी निकल जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के भटिंडा से खबर है, जहां चंडीगढ़ नेशनल हाईवे स्थित आदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की पार्किंग में एक कार से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कमल कौर की सड़ी हुई लाश बरामद हुई। इन्फ्लुएंसर के शव से दुर्गंध उठने पर लोगों ने सूचना दिया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस को कार के अंदर महिला का शव मिला। जांच के दौरान मृतका की पहचान कमल कौर के रूप में हुई, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। पुलिस ने इन्फ्लुएंसर के परिजनों को मामले की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत होने का समय और कारण स्पष्ट हो पाएंगे। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ कि लड़की का नाम कंचन कुमारी एलियस कमल कौर पुत्री बरसाती लाल ये लक्ष्मण कॉलोनी लुधियाना की रहने वाली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शहर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां युक्तियुक्तकरण नीति के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। विधायक ओंकार साहू ने इसे गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर हमला बताया। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता भी शामिल थे। मोदी सरकार के 11 साल कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। खबर खैरागढ़ से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर मंत्री दयाल दास बघेल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। कहा कि मोदी सरकार ने सच्चे मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंदों को सीधे लाभान्वित कर रही हैं। इसलिए 27 करोड़ से अधिक देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर आ सके हैं। कोटेदारों द्वारा कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्राप्त होने संबंधी समस्याओं पर जल्द राहत दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया। साथ ही स्वीकार किया कि तकनीकी कारणों से कुछ दुश्वारियां आ रही हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक कोमल जंघेल, विक्रांत सिंह व डॉक्टर विशेषर साहू आदि मौजूद रहे। आज खैरागढ़ में प्रेस वार्ता सम्माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल का प्रेस वार्ता यहाँ पे था, जिसमें विस्तार पूर्वक 11 साल में मोदी जी के द्वारा देश के लिए क्या किया गया, आज देश को इस ऊंचाई में पहुंचाया गया और देश के लिए जितना भी विकास, चाहे हवाई का हो, चाहे रेल लाइन का हो, चाहे आपके जल का हो, इसको भी विस्तार से रखा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक पोते ने अपनी 68 वर्षीय दादी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पोता विकास पुत्र धनराज गौहर शराब का आदी था और अक्सर दादी से पैसे मांगता था। मंगलवार तड़के उसने शराब के लिए रुपए मांगे। मना करने पर उसने गला घोंटकर दादी की हत्या कर दी और शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। आपको बता दें कि घटना सालवी मोहल्ला इंदिरा नगर की है।
अगली खबर ढिंडोरी से है, जहां मेहदवानी इलाके में देर रात शशि कुमार मरावी के घर के आंगन में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार धू कर जलने लगी। इस दौरान हुए तेज धमाके की आवाज़ सुनकर परिजनों ने बाहर आकर देखा तो नज़ारा देखकर दंग रह गया। आग की चपेट में आकर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। क्या ये गाड़ी में कैसे आग लगी? क्या तो अचानक एक आध बजे करीब आग लगा है इसमें। जब ब्लास्ट हुआ इसमें अंदर, तब हमको पता चला। हमारे बच्चे को वो आवाज़ सुन के उठे थे, तब देखे तो उसमें जल रही थी आग। और फिर कम से कम आधी गाड़ी में पूरे आग जल रहा था अंदर पूरे, और सब तरफ चारों तरफ आग लगी थी। और जब 100 नंबर में भी डायल किए हेल्प करने के लिए तो कोई नहीं आया। कोई मैडम उठाई थी फ़ोन और वो कह रही थी हमारा आपके शिकायत दर्ज कर ली गई है, भी गाड़ी आएगी, ऐसे बोल रही थी, लेकिन कोई गाड़ी। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। अम्बेडकर नगर से अहम खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा निरस्त हुआ। दौरे की तैयारियों के बीच कार्यक्रम निरस्त की सूचना सामने आई है। अहमदाबाद हादसे को देखते हुए अम्बेडकर नगर का दौरा मुख्यमंत्री का निरस्त हो गया है। कार्यक्रम निरस्त होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिल रही है। तो अम्बेडकर नगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अम्बेडकर नगर का प्रस्तावित दौरा था, इसको देखते हुए अब दौरा निरस्त कर दिया गया है। अम्बेडकर नगर की आपको बता दें अहमदाबाद की घटना देखते हुए। एड़ा से अगली खबर है, जन्म देते ही प्रसूता की मौत हुई है। आपको बता दें मातम में बदली खुशियां। 30 वर्षीय शर्मिला ने अस्पताल में दिया 2 बच्चों को जन्म। महिला की हालत बिगड़ते ही मेडिकल कॉलेज रेफर हुई प्रसूता। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने प्रसूता को किया मृत घोषित। जलेसर के आगरा चौराहा निवासी सोनू की पत्नी थी मृतका। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला है। प्रसूता ने दिया 2 बच्चियों को जन्म, हालत बिगड़ी जिससे मौत हुई। 2 बच्चियों को जन्म देने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने प्रसूता को मृत घोषित किया। 2 बच्चियों को जन्म देने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था। वहीं प्रसूता की मौत के बाद सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जलेसर कस्बा आगरा चौराहा का निवासी 30 वर्षीय प्रसूता शर्मिला पत्नी सोनू, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का मामला। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली खबर, जहां चांदी गलाने के गोदाम में सिलेंडर फटने का मामला सामने आ रहा है। इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग इस ब्लास्ट में झुलसे हैं। चांदी गलाते समय फटे 2 सिलेंडर। हादसे के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सिलेंडर फटने से बिल्डिंग में लगी आग, जिस पर काबू पाया गया है। झुलसे सभी मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोतवाली क्षेत्र के चौबे जी फाटक की घटना है। सिलेंडर फटने से बिल्डिंग में आग लगी, जिस पर काबू पाया गया है। झुलसे सभी मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए। लखीमपुर खीरी में जीजा साली प्रेम विवाह कर जब गांव पहुंचे तो जमकर बवाल हो गया। दोनों प्रेमी युगल को देखते ही गांव वालों की नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्हें सरेआम जूते और चप्पल की माला पहनाकर अपमानित किया गया। इससे आहत होकर लड़की के भाई ने जान दे दी। इस हादसे के बाद प्रेमी युगल भी कुएं में कूद गए, जिनको ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की मदद से बचा लिया। आपको बता दें कि युवक फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला था, जबकि युवती मजगाई थाना क्षेत्र के गांव की निवासी। ये दोनों रिश्ते में जीजा साली हैं और लंबे समय से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते मंगलवार को दोनों जीजा और साली ने शादी कर लिया और बुधवार को जब दोनों गांव लौटे तो ग्रामीणों को जैसे ही शादी की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों और परिजनों ने दोनों को घेर लिया और अपशब्द कहे और गाँव छोड़ने के लिए कहा। जब दोनों ने इनकार किया तो युवती के भाई ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद गाँव में बड़की भीड़ ने दोनों को
खुद सजा सुनाई। प्रेमी युगल को जूते और चप्पलों की माला पहनाई। पूरे गांव में घुमाया गया और युवक की जमकर पिटाई भी की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कई करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग, आपको बता दें साइबर गैंग का लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर टीम और पीसीआई पुलिस ने गैंग में शामिल 15 ठगों को पीसीआई इलाके से एक पेंट हाउस से गिरफ्तार किया है, जिसमें टेलीकॉलिंग का ऑफिस खोलकर उसकी आड़ में इस साइबर फ्रॉड की दुकान चलाई जा रही थी। इस गैंग का नेटवर्क इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में फैला हुआ है। दुबई, श्रीलंका, सिंगापुर समेत अन्य देशों में इसका नेटवर्क फैला है। पुलिस ने गैंग के पास से बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद किए। 11 लैपटॉप, 70 मोबाइल फ़ोन और सैकड़ों एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और बैंक के अकाउंट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के बारे में जानकार पर साइबर सेल, साइबर थाना, पीजीआई थाना पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के चेक किया गया तो पाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो बेसिकली पहले श्रीलंका से संचालित होता था, फिर सिंगापुर, उसके बाद से दुबई से संचालित होने लगा और फिर यहाँ लखनऊ से इसे संचालित किया जा रहा था। इसमें कुल 15 व्यक्ति अरेस्ट हुए। इनके कब्जे से हमको भारी मात्रा में तमाम सामान इनके कब्जे से मिला है। इसमें 70 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 9 लैपटॉप का चार्ज भारी मात्रा में मिला। रायबरेली में मोदी सरकार की 11 साल पूर्ण होने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में निचले तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अर्थव्यवस्था में सुधार के चलते भारत विश्व रैंकिंग में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर मंत्री दिनेश प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भारतीय संस्कृति को नहीं जानते वही विरोध कर रहे हैं। सिंदूर की कीमत भारतीय संस्कृति के लोग ही जानते हैं। प्रियंका गांधी ने कभी सिंदूर नहीं लगाया और न ही कभी चूड़ी पहनी। ऐसे लोग ही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं। आज के भारत के सरकारें, डबल इंजन की सरकारें भारतीय संस्कार संस्कृति को साथ लेकर के चल रही हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि विकास भी और विरासत भी। हम विकसित भारत की कल्पना भी करते हैं, लेकिन अपनी विरासत को समृद्ध बनाए रखने के लिए भी हर उपाय करते हैं जिससे हमारी विरासत, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें समृद्ध रहें, जिससे पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहें। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि जिन लोगों ने भारतीय संस्कार संस्कृति को जिया नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। हमारे रायबरेली के सांसद वाली पार्टी ऑपरेशन सिंदूर से उनको तकलीफ है। मैं जानता हूं ऑपरेशन सिंदूर से उनको क्यों तकलीफ है, क्योंकि उनके परिवार में सिंदूर का महत्व कोई नहीं जानता। रायबरेली की सांसद की मांग में कभी रायबरेली वासियों और देशवासियों ने सिंदूर नहीं देखा। रायबरेली की सांसद की मांग में कभी भारतवासियों ने सिंदूर नहीं देखा। इसलिए सिंदूर पर सवाल उठाते हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत महेवा के पास नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक डबल डेकर प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली से हमीरपुर जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे बस में सवार 17 यात्री घायल हो गए। 10 गंभीर रूप से घायल यात्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराए गए, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। हादसा सुबह करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच बताया जा रहा है। यात्रियों के मुताबिक बस का नया चालक इटावा से बदला गया, जो संभवतः झपकी लेने के कारण नियंत्रण खो बैठा। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को हटाया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुटी है। नेशनल हाईवे 2 पर एक बस महेवा के पास में डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें से लगभग 10 लोग घायल अवस्था में हमारे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में आए। कुछ लोग EMT 108 द्वारा लेके आए गए। 2 पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास आए थे, जिनका नाम पंकज और सोनी है, जिनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पुलिस को सूचना भिजवा दी गई है। बाकी के मरीजों को भर्ती कर लिया गया। जो पेशेंट वहाँ से रेफर होकर आए थे
उनमें से जो पेशेंट स्टेबल थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद उसका एक्सरे था, कुछ लोग हल्की पूरी चोटें थी, उनको दवाई देकर भेज दिया गया, जिसमें 3 पेशेंट, एक रुखसाना, एक बच्चा है अनमोल और एक ड्राइवर है पंकज, जिसको जो घायल थे उनको भर्ती कर लिया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां इंस्टाग्राम से आपत्तिजनक वीडियो हटाने की सजा के तौर पर 6 बच्चों की मां को दुष्कर्म का शिकार बनना पड़ा। आरोपी ने पीड़िता को नोएडा स्थित अपने फ्लैट पर बंधक बनाकर उससे नशीला पदार्थ देने के बाद कई बार रेप किया। पीड़ित महिला और उसके परिवार का कहना है कि वह इंस्टाग्राम के जरिए ही आरोपी के संपर्क में आई थी। मुलाकात के दौरान आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद 18 मई को बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाने के एवज में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित महिला के पति ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर औरंगाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जबरदस्त गर्मी से बिजली की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे विद्युत सब स्टेशनों पर लगे ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग से लगातार ओवरहीट हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स का तापमान बढ़कर 70 डिग्री पहुंचने से उन्हें ठंडा बनाए रखने के लिए कूलर लगाए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रितेश आनंद ने बताया कि गर्मी और बढ़ी मांग को देखते हुए 80 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या भी बढ़ाने के बाद भी रोस्टिंग व्यवस्था के तहत बिजली आपूर्ति कराई जा रही है। समस्या दादरी डिवीजन में, इसीलिए आज मैं स्पेशली निरीक्षण पे निकला हुआ हूँ। विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे एकदम से गर्मी बढ़ने के कारण जो है मांग में बहुत वृद्धि हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी 31,000 मेगावाट की मांग बढ़ी है और दादरी में भी मांग बढ़ी है गर्मी की वजह से। तो जिस वजह से कुछ जगहों पे ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है। तो और हमारे कुछ फीडर ओवरलोड हो रहे हैं, कुछ बिजली घरों पे पावर ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट, प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, तिरवा विधायक कैलाश राजपूत, छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल रहे। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि कुल 25 मेधावी छात्रों में से 2 को लखनऊ में और 23 को कन्नौज में सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि मंत्री ने 4 बच्चों को अपने अपने विद्यालय के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करने की घोषणा की, जिसका उपयोग विद्यालय की जरूरतों के अनुसार छात्र स्वयं तय करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पूरन सिंह ने बताया कि परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर कैंप के सफल आयोजन के लिए चयनित छात्रों एवं आयोजकों को सम्मानित किया गया। मुझे तो सम्मान मिला है और इस योजना से भी जो दी गई है, और मुझे फ्यूचर में एआई इंजीनियर बनना है, जिसके मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। और मुझे इस बात से बहुत खुश है और मैं स्कूल में लाइब्रेरी और एआई लैब्स के लिए बोलना चाहूँगी। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनका कार्यक्रम हुआ है और प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन राशि के साथ साथ प्रमाण पत्र, मेडल और टैबलेट वितरण किया गया है और वही जनपद स्तर पर जनपद के मेधावियों को वितरण किया गया है। बड़े सौभाग्य की बात है, आज लखनऊ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को सम्मानित किया, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त किए, मेरिट लिस्ट में आए और नेशनल गेम्स में मेडल भी प्राप्त किए। इसी हाइब्रिड कार्यक्रम में आज कन्नौज में हम तीनों विधायक एकत्रित हैं, सभी अधिकारी एकत्रित हैं, संगठन के सभी साथी एकत्रित हैं और अपने ऐसे 25 छात्र छात्राओं को, 2 तो लखनऊ में, 23 यहाँ मौजूद है, उनको हम लोग ने सम्मानित किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा के थाना कमलानगर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी युवक ने उसे अपनी महिला मित्र के जरिए पहले जान पहचान बढ़ाई, इसके बाद किशोरी के
अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपी 2 वर्षों तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी हर महीने किशोरी से 10 से 15 हज़ार रुपये की मांग करता रहा। जब किशोरी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले को लेकर कमला नगर थाने में केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आगरा कमला नगर पे यह तहरीर प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की का 2 साल से शारीरिक शोषण करके और उससे पैसे वसूले जा रहे थे। उनकी कुछ फोटो और वीडियो आरोपियों ने बना लिए थे और फिर जब पैसे देने से मना कर दिया गया तो इन्होंने एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना करके उस पर इन फोटो वीडियो को वायरल किया। इस क्रम में थाना पर मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया। मुकदमा अपराध संख्या 90/25 धारा 64(1), 308(4), 351(2) BNS में और 3/4 पॉक्सो और 67 IT एक्ट में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं वो 3 लड़के और 1 लड़की है। ये लोग आरोपी थे और ये उसके ही बगल में घर में ही रहते थे। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी इसमें टीमें लगी हैं और गिरफ्तारी इसमें जल्द करके कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां चंदोसी इलाके में बाइक सवार 5 बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में सराफा व्यापारी की पत्नी और देवर से 10 लाख रुपए के जेवरात और 50 हज़ार की नकदी लूट ली। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से आराम से फरार भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए CCTV फुटेज खंगाल कर जांच शुरू की। दुकान बंद करके आप वापस आ रहे थे, फिर क्या हुआ? वाटर पार्क के पास आए, थोड़े जाके बढ़े, पीछे से 2 बाइक वालों ने आके हम ओवरटेक करा। 2 बाइक? कितने बदमाश थे 2 बाइकों पर? 5। उनके हाथों में असले वगैरह भी थे? 3 असले। एक आपकी ओवरटेक करके रोक ली, फिर क्या हुआ? आसपास दोनों लोगों पर नगद था, तो दुकान की बिक्री वगैरह हुई होगी, है ना। तो उन्होंने तमंचे लगा के आपसे सारा माल छीन लिया, करीब 10,50,000 का। उसके बाद वो अपना सामान लेकर तमंचे ले आते हुए कि हमारे पास पीछे मत आना। हाँ। और चंदोसी की तरफ को भाग गए और हमारी गाड़ी की बाइक की चाबी मतलब उसमें निकाल के खंडे में फेंक गए, जिससे आप पीछा ना कर पाओ। 1-2 मिनट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के लोक भवन सभागार में केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार चित्रकूट में जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटो, विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिला सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता एवं जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा आदि मौजूदगी में जिले के बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को सम्मान राशि और टैबलेट आदि का वितरण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटो ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार द्वारा तमाम कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट आदि का वितरण कर उन्हें हाईटेक बनाया जा रहा है। आज मेधावी छात्र छात्राओं को जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के ऐसे 10 हाई स्कूल और इंटर मेधावी छात्रों को उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया गया। उसी स्तर पर आज जनपद चित्रकूट में 10 हाई स्कूल 10 इंटर के विद्यार्थी यहाँ छात्र और छात्राओं को मेधावी जो हैं उनको एक सम्मानित किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश भर से सभी बच्चों को जो 10th और 12th के एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं उसमें जो टॉपर्स हैं उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया है, जिसमें कैब और कुछ धनराशि जो उपलब्ध कराया गया है और सर्टिफिकेट भी दिया गया है। जनपद चित्रकूट में भी लगभग इस बार पासिंग परसेंटेज लगभग 91% था हाई स्कूल के लिए और इंटरमीडिएट के लिए 88% था। महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने महिला जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में कई खामियां पाए जाने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान ओपीडी में डॉक्टर भी नदारद मिले। डॉक्टर की नदारद रहने पर चारू चौधरी ने CMS से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट व ओपीडी में दिखाने आई मरीजों से भी बातचीत की, उनका हालचाल जाना, साथ ही जानकारी भी ली। CMS के CUG नंबर रिसीव न होने पर नाराजगी जताई। कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आगे से खामियां न मिले। साफ सफाई तो यहाँ ठीक मिली है,
और कई पेशेंट्स की कंप्लेंट हैं। उस कंप्लेंट पे अभी हम बैठेंगे, सीएमओ और सीएमएस से बात भी करेंगे। जो कंप्लेंट है उनको तुरंत से तुरंत उस पर कार्रवाई होकर वो सब सही होंगे। नहीं मिला है और बाकी क्या, जैसे अभी ही देख रहे हैं, आपने सामने ही देखा कि ऑर्थोपेडिक ये बाल रोग कक्ष में कोई नहीं मिला हमको, जबकि टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था। आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलर्स कारोबारी ने कड़ी मेहनत से कमाया 808 ग्राम पक्का सोना शहर के एक नामी ज्वेलर्स को सौंपा और अब वो न्याय के लिए दर दर भटक रहा। आरोप है कि 3 लोगों ने साजिश के तहत सिर्फ उसका सोना हड़प लिया, न सिर्फ सोना हड़प लिया बल्कि अब उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार नाम के व्यापारी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने मधुर नागवानी, परिधि नागवानी और उनकी रिश्तेदार कमलेश सोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन लोगों ने पहले उनसे व्यावसायिक लेन देन के तहत 808 ग्राम पक्का सोना लिया, लेकिन अब तक न सोना वापस किया और न ही उसके बदले में कच्चा सोना दिया है। राजेंद्र कुमार, जिनका व्यवसाय बड़ी बम्बई नाम से कश्मीरी बाजार आगरा में स्थित है, उन्होंने बताया कि जब वे अपनी सोना वापसी के लिए दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद मिली और बाद में पता चला कि दुकान पर बैंक के नोटिस भी लगे हैं। मैंने बार बार संपर्क किया लेकिन अब ना फ़ोन उठाते हैं ना कोई जवाब देते हैं, अब तो धमकियां भी आने लगी हैं। राजकोट से फ़ोन आ रहा है कि केस किया तो जान से मरवा देंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित का आरोप है कि जब उसने केस दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ने भी उसे दरकिनार कर दिया। आखिरकार पीड़ित को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद थाना हरि पर्वत में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक ज्वेलर ने 808 ग्राम सोने लिए थे किसी से, ऐसा बताया गया, और उसके एवज में कुछ पैसे उसे वापस करने थे, वो उसने नहीं किए। अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो ना तो सोना ही वापस कर रहा है, ना ही पैसा वापस कर रहा है। तो इस क्रम में एक मुकदमा थाना हरि पर्वत में पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे विवेचना करके नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कासगंज से, जहां कोतवाली के नदरई मैन आपको बता दें गेटमैन बाजार में पंखा लौटाने को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान आपस में लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर हमले किए। दुकानदार सहित 2 कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने ग्राहक और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाकर गांधी प्रतिमा पर धरना शुरू कर दिया। व्यापारी संगठन भी पीड़ित दुकानदार का समर्थन करते नजर आए। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आज एटा पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मंत्री जी का कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ अर्पित कर माल्यार्पण कर स्वागत किया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों और केंद्र सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकार द्वारा आम जनमानस के हितों के लिए चलाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। मंत्री ने कहा कि विपक्ष लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने 65 वर्ष किस देश पर राज्य किया, भारतीय जनता पार्टी को 11 वर्ष हुए हैं। 11 वर्षों में लोगों के सपने साकार हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत बना है, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। सारी चीजें इन 11 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुई हैं। आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए इस प्रेस वार्ता के लिए। सभी लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से आप सभी का एक बार पुनः आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हो चुका है। और मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि कई क्षेत्रों में आज भारत स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर बन चुका है। इन बात सामने आती थी और ऐसे बहुत सारे विषय हम सब लोगों के सामने रहे हैं। विपक्ष के लोग अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनको कोई काम तो है नहीं, केवल और केवल जब उनकी सरकार आती है तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि उनके कार्य के लिए गलत कार्यों के लिए लोग याद किए जाते हैं। ये अपनी शिक्षा पे ध्यान दें और हमें लगता है कि ये तो खैर यहाँ से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो भी उनके कार्यकाल में उनकी सरकारों में पड़ा है, नकल कितने चरम सीमा पर था सब लोग जानते हैं। और आज ये वो बोल के यही कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी,
खबर विकासनगर से है। उत्तराखंड के विकासनगर से खबर आपको दिखाने भाजपा इन दिनों केंद्र में सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के हरवटपुर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के नारे के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मौजूद रहीं। साथ ही विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, रानीपुर विधायक आदित्य चौहान सहित तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जहां वक्ताओं ने मोदी सरकार के 11 साल को अमृतकाल बताते हुए उनके द्वारा संचालित विकास योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने देश में हर वर्ग के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हर वर्ग के लिए संचालित की हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा 12 जून को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर दोपहर 3:30 बजे मुख्य न्यायाधीश न्यायालय में एक फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने कहा कि पिछले 41 वर्षों से विभिन्न पदों और विभिन्न जिलों में किए कार्यों के अनुभव को आत्मसात करते हुए न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उनकी कोशिश रही कि गरीबों बेगुनाहों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें जो असीम स्नेह दिया, उससे वे उत्साहित हैं। आज अपने रिटायरमेंट के ऊपर मैं बहुत ही आह्लादित हूँ और पिछले 41 वर्षों से मैं विधि के क्षेत्र में विद्यार्थी के रूप में, अधिवक्ता के रूप में और न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। विभिन्न पदों पर रहते हुए किया, विभिन्न जिलों में रहते हुए किया और सभी अनुभव मुझे बहुत ही अमूल्य रहे और हाईकोर्ट के अंदर उन सभी अनुभवों को मैंने आत्मसात करके पूरा प्रयास किया। खबर देहरादून से, जहां गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित होने वाला एग्री मित्र उत्तराखंड 2025 मेला टेंडर घोटाले के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार और उपाध्यक्ष त्रिभुवन चौहान ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा किया, जहां टेंडर खुलने से पहले ही मैदान में काम शुरू हो चुका था। इस खुलासे के बाद रातों रात करोड़ों की सामग्री हटाई गई। मोर्चा का आरोप है कि टेंडर पहले से फिक्स था और इसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्रीय प्रभाव का इस्तेमाल हुआ। नहीं भटक रहे हमने। सोनू, हेलो, प्रणाम। अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। ये पारदर्शिता पर और धाकड़धामी पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि अब हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं और बड़े सारे उन्होंने क्रियाकलाप पीछे भी किए हैं, जहां तक डीएम भी उन्होंने सस्पेंड किए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेजों के सहारे विवाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोलानाथ गार्डन निवासी ज्योति अग्रवाल ने बनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके भाई सागर अग्रवाल को एक युवती फरहीन ने प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और फर्जी दस्तावेज बनवाकर उससे शादी कर ली। बहन ज्योति ने आरोप लगाया कि फरहीन नामक युवती जो आधार कार्ड बनाने का कार्य करती है, उसने भाई सागर अग्रवाल को अपने प्रेम जाल में फंसाया। युवती ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए कहा कि शादी करने के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा। इसके बाद सागर ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर अपना नाम सैम अली पुत्र मुन्ना करवा लिया। ज्योति के अनुसार वर्ष 2021 में काठगोदाम की एक दरगाह में मुस्लिम रीति रिवाज से उसका विवाह करवा दिया गया। बाद में कोर्ट मैरिज भी की गई। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ज्योति को मिली तो उसने उपजिलाधिकारी कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत के चलते सागर ने अपनी बहन को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और धमकी भी दी, जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था। माध्यम से संज्ञान में आया है कि वर्ष 2021 में स्पेशल मैरिज उस उक्त विवाह में जो वर है, वर के द्वारा भ्रामक सूचना या अपना नाम बदल के आवेदन किया गया था। इन मामलों में मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, चाहे वो सीएससी संचालक है, चाहे मौलाना शामिल है, हजरत, चाहे जो इस माध्यम से पूरा खोलना चाहिए। यानी आपके फादर मुन्ना, इसने मुन्ना की जगह, अच्छा फादर का नाम क्या था आपके?
किशन प्रकाश। और इसमें क्या लिखा था? मेरा मुन्ना। घर में तो नहीं कहते मुन्ना भाई नहीं करके? सर, कभी नहीं। मैं 38 साल की हो गई तो जी, जी, कैसे कहते कि वो लोग ना कहते थे मुन्ना कहते थे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।